तो ये कंसेप्ट होता है कि दो, ये डाटाबेस का कंसेप्ट है, या हाइबरनेट का नहीं, कि दो कॉलम को मिला के एक प्राइमरी की बनाना। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है कि जो अपने आप में प्राइमरी की के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि प्राइमरी की शुड बी यूनिक एंड आइडेंटिकल। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा डाटाबेस में। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक एक कॉलम सफिशिएंट नहीं होता किसी भी डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो कॉलम को मिक्स करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, है ना। जैसे फर्स्ट नेम अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट नेम रिपीट हो सकते हैं, लास्ट नेम भी रिपीट हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिला के कंपाउंड कर देते हैं और उसकी एक प्राइमरी की बना देते हैं। तो कंपाउंड प्राइमरी मतलब कंपाउंड की बन जाती है वो। तो ठीक है, तो इसमें ये कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं। सपोज कीजिए हमारा बैंक अकाउंट होता है ना। अब बैंक अकाउंट में एक पर्सन के का एक सेविंग अकाउंट भी है, पर्सन इज सेम, और करंट अकाउंट भी है ना। हो सकता है एक पर्सन के सेविंग अकाउंट भी हो सकता है सेम बैंक में, और करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग की को कंपाउंड करेंगे, क्योंकि नेम इज सेम, नेम इज रिपीटिंग ओवर हियर। ठीक है, तो लेट्स सी, इस पे काम करते हैं हम लोग। तो एक क्लास मैं बनाता हूँ, अकाउंट मॉड्यूल 4। एक अकाउंट नाम का हम लोग क्लास बना लिए, और इन द केस ऑफ कंपाउंड की हम लोग एक सेपरेट क्लास बनाएंगे कि कौन कौन से कॉलम को मिला के हम लोग कंपाउंड करना चाहते हैं, उसके उसको बताने के लिए। तो मैं इसका नाम ही कंपाउंड की दे देता हूँ। ये दूसरी क्लास हमारी बन जाती है। ठीक है, और मेन मेथड के लिए क्लास बना देते हैं, कंपाउंड टेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कंपाउंड की है, इसमें हम लोग दो कॉलम्स लेते हैं जिसको हम लोग कंपाउंड करने की कोशिश करेंगे। तो वन इज, इट शुड बी प्राइवेट इंट यूजर आईडी, यूजर आईडी एंड प्राइवेट इंट but we can say account id, account id। ठीक है, क्योंकि यूजर सेम हो सकता है, उसके एक से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं, इसलिए हम इन दोनों को कंपाउंड कर लेंगे ताकि हम यूनिकली किसी अकाउंट को आइडेंटिफाई कर सके किसी पर्सन के। ठीक है,
इसका हम लोग गेटर सेटर बना देते हैं। ओके, एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये काम हम लोगों ने कर लिया। ओके, और इस क्लास को का जो डेटा है इसे मुझे अकाउंट क्लास में ऐड करना है। तो क्या करना होगा, बताएगा कोई? एनोटेशन कौन सा यूज करना होगा? इस क्लास का डेटा यानी वेरिएबल्स को मुझे सेकंड क्लास में मर्ज करना है। एम्बेडेबल। एम्बेडेबल। क्या करना होगा? एम्बेडेबल। वेरी गुड। तो एक एनोटेशन देंगे, एम्बेडेबल। एम्बेडेबल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अकाउंट क्लास में। अकाउंट क्लास में हमारा टेबल बनेगा अकाउंट नाम से, तो यहाँ पे एनोटेशन होगा एंटिटी। और इसमें एक अपना फील्ड दे देते हैं, प्राइवेट इंट अकाउंट बैलेंस। पर्टिकुलर अकाउंट में कितना बैलेंस है यहां से हम लोग देख लेते हैं, बैलेंस। ठीक है, और जिस क्लास को का रिकॉर्ड हमको एम्बेड करना है, मैंने आपको बताया था उस क्लास का हमको यहाँ पे क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट। प्राइवेट कंपाउंड की का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। राइट, और इसकी सेटर गेटर। एंड व्हाट वुड बी आवर प्राइमरी की? कंपाउंड की। तो कंपाउंड की का जो गेटर मेथड है, ये दोनों मिलके हमारी प्राइमरी की बनने वाली है, इसलिए आईडी का एनोटेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। कंपाउंड की पे हमने आईडी पास कर दिया, अब जाके ये कंपाउंड की बनेगी। और ठीक है, हमने नाम भला ही कंपाउंड की रखा था, लेकिन वो एक क्लास थी। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल इसका नाम भी रख सकता था, क्या आईडी 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 फैचर्स या कुछ इस टाइप का नाम है ना। तो ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंपाउंड की अब बनेगी क्योंकि ये दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आएगा और उसी के ऊपर मैंने प्राइमरी की को अप्लाई करके रखा हुआ है। ओके, देन इसको टेस्ट करते हैं। तो काम तो वही होगा। ओके, क्लास हम लोग यहाँ पे दे देंगे अकाउंट।
अकाउंट डॉट क्लास CFG, बाकी चीजें सेम है आपकी बिगिन ट्रांजेक्शन तक। ठीक है, सबसे पहले जो सेकंड क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है हमको। तो कंपाउंड की का हमने ऑब्जेक्ट बनाया CK1 इक्वल टू न्यू कंपाउंड की, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने दिया ही इसलिए था कि हम लोग यहीं से डेटा पास कर सके। तो यूजर आईडी हम लोग मान के चलिए एक देते हैं 101, और अकाउंट आईडी कुछ तो भी दे देते हैं 1001। सेम यूजर रखते हैं, मतलब यूजर आईडी सेम रखेंगे, और हम इसको चेंज कर देते हैं 2001। राइट, तो अब ये दोनों मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, अकेला यूजर सेम हो जाता था। तो अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मान के चलिए मेरा सेविंग अकाउंट है, तो इसको मैं एक सेविंग दे देता हूँ, अकाउंट सेविंग इक्वल टू न्यू अकाउंट, और सेविंग में हम लोग सेट करते हैं कंपाउंड की CK1, और सेविंग में सेट करते हैं बैलेंस। मान के चलिए कि 25,000 रुपीज है हमारे सेविंग अकाउंट में। एक करेंट अकाउंट बना लेते हैं, इसमें पास करते हैं CK2, और इसमें देते हैं 2,25,000 रुपीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेविंग और करेंट को सेव कर देंगे। सेशन डॉट सेव सेविंग सेशन डॉट सेव करेंट, और ट्रांजेक्शन को कमिट कर देते हैं सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। तो दिस इज अ वे टू क्रिएट कंपाउंड की। ठीक है, तो जिस जिस को हमने कल भी देखा है कि हमने एक कॉलम का रिकॉर्ड दूसरे कॉलम में दूसरे सॉरी एक क्लास का रिकॉर्ड दूसरे क्लास में मर्ज कैसे करते हैं, मतलब दो क्लास का एक टेबल बनाने वाला जो काम हमने देखा है, वही काम वही कंसेप्ट को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन यहाँ पे हमने जो क्लास बनाई है उसमें वो दो ही कॉलम रखेंगे जिसको हम लोग को कंपाउंड करना है। ठीक है, और उसका एक कंस्ट्रक्टर आप बना देंगे दोनों डाटा लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी
आपको सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है। वो यहाँ पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले शायद प्रॉब्लम आएगी अगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा तो लेट्स सी ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद देखते हैं उसको। रन फाइल, टेबल अकाउंट क्रिएट हुआ। ये देखो, ये जैसे लिखा है कंपाउंड आईडी क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो यहाँ हमें इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कंपाउंड की को सीरियलाइजेबल। serializable interface। So look at over here. Here one table is created having name account, और इसमें आप देखेंगे अकाउंट आईडी और यूजर आईडी बोथ आर रेड, इट मीन्स बोथ आर प्राइमरी की। And here your data account ID 101, 1001 and 2001. User ID is same 101, 101. Account balance 25,000 and 2,25,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों की मिलके, ये और ये मिलके कंपाउंड हो चुकी है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो ये एनोट इस तरीके से आप कंपाउंड की का काम कर सकते हैं। गॉट इट? पुरानी कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ाया है। सर सीरियलाइजेबल का यूज क्यों किया है इधर? सीरियलाइजेबल का यूज मैंने जैसे हमेशा बताया बेटा इसके पहले भी कि चीजों को परसिस्ट करवाने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग उसकी जरूरत पड़ती है ना। तो जो जावा बिन होता है, तो जावा बिन में मैंने जो आइडियल जावा बिन होता है उसमें मैंने आप लोगों को जो डेफिनेशन लिखवाई थी, तो उसमें ये बताया था कि इट इज रिकमेंडेड कि आप हर जावा बिन में वैसे देखा जाए तो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर ही देना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे वो इंसिस्ट करता है, जैसे यहाँ पे वो इंसिस्ट कर रहा था आपको कि हम लोग क्या स्किप कर देते थे क्योंकि वो रिकमेंडेड था, मतलब कंपल्सन नहीं था। अदरवाइज बिन में सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, उससे कोई नुकसान है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जितना भी चीजें हो रही है, इंफॉर्मेशन जो हो रही है, ये कहाँ जा रही है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो रही है। तो उसके लिए सीरियलाइजेबल इंटरफेस का इंप्लीमेंट करने का जरूरत पड़ता है, वो उसका यूज ही वो है। ठीक है, अब हाइबरनेट ने देखो यहाँ पे इस केस में मतलब आपके लिए कंपल्सन बनाया कि भैया सीरियलाइजेबल इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट करो यहाँ पे, क्योंकि दोनों को मिला के वो परसिस्ट करवा रहा है इंफॉर्मेशन को।
कंपाउंड की के फॉर्मेट में, है ना। ये आता Yes, है sir. तो आपके अकाउंट में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब रिकमेंडेड है कि हर बिन में आप इसको इम्प्लीमेंट करें सीरियलाइजेबल को। ठीक है। Yes, sir. Got it. सीरियलाइजेबल का अपने आप में यूज यही है कि सेकेंडरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन को सेव करना। सर इसमें ओके। एम्बेडेड एनोटेशन यूज नहीं किया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्योंकि हमने इसको आईडी दे दिया है बेटा, तो इसलिए एम्बेडेड की जरूरत नहीं पड़ी। एक एनोटेशन इसने मतलब हाइबरनेट के लिए समझने के लिए सफिशियंट था ये, ओके सर। है ना। अदरवाइज अगर हमने नॉर्मल डेटा रखते तो हमको एम्बेडेड देना पड़ता। ठीक है, हमने इसके ऊपर एक आईडी एनोटेशन ही दे दिया कि इसको तो हम अपनी इस क्लास का ही प्राइमरी की बना दे रहे हैं, मतलब एम्बेड तो होगा ही होगा ना, तभी वो प्राइमरी की बनेगा। समझा। अगर आईडी नहीं होता तो आपको एम्बेडेड देना होता, जैसे इसके पहले की इसमें दिया था, वहां पे हमने सिर्फ मर्ज ही किया था, हमने उसको कोई आईडी नहीं दिया था। तो यहाँ आईडी दिया है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं एम्बेडेड को। ठीक है। हाँ सर। ओके। अब और भी कुछ मिसलिनियस एनोटेशंस है, उसको हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं एक अलग क्लास ही बना लेता हूँ। एक एम्प्लॉय वन नाम से मैं क्लास बना देता हूँ। और इसको फिफ्थ मॉड्यूल में रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिसलिनियस जो जो आपने कंस्टेंट्स वगैरह देखे हैं ना, मतलब डाटाबेस में, उससे रिलेटेड एनोटेशंस चेक कर लेंगे हम लोग। और इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसको चेक करने के लिए एक क्लास बना लेते हैं मेन मेथड वाली, एम्प्लॉय वन टेस्ट। आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। जैसे एम्बेडेड क्यों नहीं यूज किया, मतलब ही नोज कि यार एम्बेडेड हमने लास्ट टाइम यूज किया था। ठीक है, लेकिन आईडी एनोटेशन अगर रहा बेटा तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमको क्या है, हाइबरनेट को बताना है ये एम्बेडेबल और एम्बेडेड क्या है, एक इन्फॉर्म करना होता है कि भैया ये इसका डेटा मर्ज करना है, और उसका जो जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी गेटर मेथड पे हम एम्बेडेड लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने गेटर मेथड पे, ऑब्जेक्ट की गेटर मेथड पे सीधे आईडी ही पास कर दिया है, इसलिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इट्स कर रहे हैं। ओके, तो मैं एक एम्प्लॉय वन इसका एक क्लास बना लेंगे हम लोग।
और यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हम लोग डाटा टाइप दे देते हैं, प्राइवेट इंट empid, प्राइवेट स्ट्रिंग emp name, प्राइवेट string emp password, प्राइवेट string emp email, प्राइवेट boolean is permanent, प्राइवेट डेट का यूज करने के लिए हम लोग कैलेंडर ले लेते हैं, कैलेंडर emp join date, प्राइवेट डेट ले लेते हैं हम लोग emp लॉगिन टाइम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस टाइप से 6-7 रिकॉर्ड हम लोगों ने ले लिया है। ऑफ कोर्स इसकी सेटर गेटर हमको बनानी पड़ेगी, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो हमने जो बहुत सारे एनोटेशंस देख चुके हैं, और जो और भी मिसलिनियस एनोटेशंस होते हैं वो इस क्लास में हम लोग फिनिश कर देंगे, और इसके बाद हम लोग हायर कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे, ओके। यहाँ पे होगी हमारी मेन मेथड, और बाकी का काम तो यही होगा। यहाँ पे क्लास आ जाएगी हमारी एम्प्लॉई 1, ठीक है। अब हमारा यहाँ ध्यान देना है हमको, हाँ, एंटिटी जैसी लिखे ना तो ये एरर दे देता है, क्योंकि वो आईडी ढूंढते रहता है। आईडी मतलब एंटिटी है तो आईडी होगी ही होगी। तो चलो पहले उसकी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं, एनोटेट आईडी, ठीक है, उससे वो एरर चली जाती है। मतलब नहीं होता, जैसे आप लोग इंटरफेस इंप्लीमेंट किए तो वो एकदम से एरर दे देता है कि भैया इसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड पहले लेके आओ, और इसको हम लोग एनोटेशन को एक ऑटो ऑटो जनरेटेड भी कर देते हैं, जनरेटेड वैल्यू, ठीक है। तो अभी तक जितने एनोटेशन मैंने यहाँ यूज किया है ये सब हम लोगों ने देख रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि और इन इन फील्ड्स पे हम लोग कौन कौन से एनोटेशंस लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डेटाबेस। हम लोगों ने ये देखा है, चलो ईएमपी नेम हमारा नॉर्मल है, पासवर्ड मैं चाहता हूं कि मेरा पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर ना हो, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑफकोर्स आपकी बीन का तो पार्ट है लेकिन आप उसको डेटाबेस में सेव नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है।
तो इट इज पॉसिबल। मतलब अभी कायदा क्या बोलता है कि ये एम्प्लॉय वन नाम का एक टेबल बनाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई नया नाम तो दिया नहीं है, तो एम्प्लॉय वन नाम से एक टेबल बनाएगा और उसमें ये जितने भी ये कितने 3 6 7 कॉलम्स बना देगा वो, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि पासवर्ड ये फील्ड होते हुए भी इसका कॉलम ही ना बने, इसका कॉलम ना बने। मैं पासवर्ड डाटाबेस में नहीं रखना चाहता। तो इसके ऊपर हमारे पास एक जो पासवर्ड का जो गेटर मेथड है, इसके ऊपर हम एक एनोटेशन लगा सकते हैं ट्रांजिएंट नाम से। एनोटेशन ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट टू क्रिएट दिस कॉलम इन टेबल। टेबल में ये कॉलम नहीं बनाएगा, ठीक है। ट्रांजिएंट अपने आप में एक कीवर्ड भी है जावा के अंदर, कभी इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो ट्रांजिएंट एक्चुअली परसिस्टेंस का अपोजिट है, ठीक है। परसिस्टेंस का अपोजिट है। डाटा परसिस्ट करना मतलब सेव करना, है ना। और ट्रांजिएंट मतलब उसको सेव नहीं करना, ये होता है, ठीक है। उसका एकदम अपोजिट हम लोग इसको बोलेंगे। फिर हम लोग चाहते हैं कि अ, कोई फील्ड हो जहां पे नल वैल्यू अलाउड ना हो, है ना। मतलब आपको डाटा डालना ही डालना है, उसमें इनपुट करना ही करना है, आप ब्लैंक नहीं रख सकते। तो उस कॉलम को हम लोग फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस है, कंपल्सन अगर करना है कि ईमेल एड्रेस आपको फीड करना ही पड़ेगा, तो इसमें मैं एक एनोटेशन लगाऊंगा इस कॉलम के ऊपर। तो कॉलम एनोटेशन लगाऊंगा, COLUMN, कॉलम। इसके पहले हम लोग कॉलम एनोटेशन में क्या क्या एट्रीब्यूट देख चुके हैं, कॉलम का नाम देख चुके हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा है, टेबल देखा है कि भैया ये कॉलम कौन से टेबल में जानना चाहिए, उसमें भी हमने कॉलम एनोटेशन यूज किया था। तो इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एक है नलेबल। तो नलेबल को अगर आप लोगों ने फॉल्स कर दिया, बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू, मतलब आप कोई फील्ड ब्लैंक नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपने नलेबल को फॉल्स कर दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट ट्रू, जिसमें आप डेटा चाहे तो इनपुट करें, न न चाहे तो न इनपुट करें। लेकिन अगर नलेबल को आपने फॉल्स कर दिया तो आपके लिए ये कंपल्सन हो जाएगा कि यहाँ पे नल वैल्यू नॉट अलाउड। हियर नल वैल्यू अलाउ नहीं होगी, ठीक है। ये एक एनोटेशन हो गया। इस परमानेंट, तो चलो ठीक है, ट्रू फॉल्स इसमें दे देगा। ज्वाइनिंग डेट, देखिए ज्वाइनिंग डेट हमको देनी है। तो क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी ज्वाइन करने की एक डेट होती है। कोई भी आपसे टाइम नहीं पूछता, आपसे क्या पूछता है कि आप किस डेट को ज्वाइन किए थे। उस पर्टिकुलर मतलब 25 जैन को मैं 3 बजे ज्वाइन किया था, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। 25 को मैंने ज्वाइन किया था, इतनी ही बात की जाती है ना। तो यहाँ पे एक एनोटेशन होता है टेम्पोरल नाम से, जो डेट और टाइम को, टेम्पोरल, ठीक है। इसमें हमें टेम्पोरल का टाइप देना होता है, टेम्पोरल टाइप।
आप ध्यान से देखिए यहाँ पे टेम्पोरल टाइप क्या क्या दिखा रहा है, टेम्पोरल टाइप डॉट डेट, टेम्पोरल टाइप डॉट टाइम, टेम्पोरल टाइप डॉट टाइम स्टैम्प, है ना। तो टेम्पोरल टाइप डॉट डेट मतलब सिर्फ आप डेट ही ये एक्सेप्ट करेगा, डेट ही मतलब सेव करेगा। और टेम्पोरल टाइप डॉट टाइम तो सिर्फ टाइम को ये सेव करेगा कि किस समय पे सामने वाला पर्सन कोई एक्टिविटी कर रहा है। और टाइम स्टैम्प का मतलब होता है डेट और टाइम दोनों को कंबाइन करके ये प्रोवाइड करेगा। तो हमको यहाँ सिर्फ डेट चाहिए, तो हम लोग टेम्पोरल टाइप डॉट डेट हम लोग इसमें पास कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लॉग इन टाइम। अब लॉग इन टाइम का क्या इशू होता है, इसमें भी टेम्पोरल ही यूज होगा। कि लॉग इन टाइम, एक बंदा किस समय लॉग इन हो रहा है, लेकिन किस डेट को किस समय। कई बार होता है ना, आप डेली जब ऑफिस जाते हैं तो आप पंच करते हैं, अपने फिंगर पंच करते हैं या आपका कार्ड स्वैप करते हैं। तो ये क्या दे रहा है कि 25 को आकाश कितने बजे आया था, 27 को कितने बजे आया था, 20 मतलब उसके लेट मार्क्स वगैरह अगर काउंट करने हैं तो हम लोग यहाँ पे टाइम स्टैम्प यूज करेंगे। यहाँ डेट के साथ टाइम आपको प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो ये कुछ एनोटेशंस है जो मिसलिनियस टाइप के हैं, जो रिक्वायर्ड हो सकते हैं आपके डेटाबेस को यूज करने में, टेबल क्रिएट करने में। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना देते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा ये एनोटेशन? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा डेटाबेस में आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड एनोटेशन है। कोई चीज मेरे से मिस भी हो जाती है तो आप फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती तो गूगल से मांग लेना, वो दे देगा, बस उसको अप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। मोस्टली जो फ्रिक्वेंटली यूज है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बिगिन ट्रांजेक्शन कर दिया, बिगिन ट्रांजेक्शन के बाद का काम हमारा सेम ही है, एम्प्लॉय काम बना लेंगे। और इसकी सेटर मेथड कॉल कर करके हम लोग काम कर लेंगे। आईडी को मैंने ऑटो जनरेटर देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे एक नेम दे देते हैं, से रमेश emp.set। परमानेंट एम्प्लॉय है या नहीं है तो ये दे देते हैं, इज परमानेंट ट्रू। emp.set ईमेल एड्रेस, स्ट्रिंग टाइप है ram@gmail.com। emp.set इसका ज्वाइनिंग डेट हम लोग दे देते हैं यहाँ पे। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे, न्यू ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ा है ना आप लोगों ने? दो 2022 आज की डेट क्या है? 30th of June. 30th of June, ठीक है। emp.set
लॉगिन टाइम डेट डॉट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वाला ले लेते हैं। दो हजार बाईस 30 का ओके। बाकी ये काम तो वही है। ओके, इंसर्ट हियर इज एम्प्लॉय 1। ये रिकॉर्ड आपका आ गया। आप यहाँ ध्यान से देखिए, पासवर्ड का आपको फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि पासवर्ड हमने सेट भी नहीं किया, और दूसरा हमने उसको ट्रांजिएंट बना के रख दिया है। ईएमपी नेम इज परमानेंट। ठीक है, यहाँ डेट विथ टाइम। हालांकि टाइम 00 दिखा रहा है बेटा, इसको थोड़ा सा आप लोग चेक कीजिएगा तो 00 क्यों दिखा रहा है। बाकी दे रहा है टाइम वो, लेकिन ठीक है, इन दिस वे इट शोज द थिंग्स। ओके, तो ऐसे एनोटेशंस आप लोग यूज कर सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड होता है आपके डाटाबेस के लिए। मतलब हाइबरनेट 100% सपोर्ट करेगा ही करेगा, कोई इशू ही नहीं है, कोई शक नहीं है। ठीक है, अगर कोई एक कुछ आपको ऐसे स्पेसिफिक कुछ करना है जो डाटाबेस में पॉसिबल है, डेटाबेस में जो आपने पढ़ा है डेटाबेस उसमें पॉसिबल है, तो वो हाइबरनेट के थ्रू भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर वो मेरे पढ़ाने में नहीं भी आता तो भी आप लोग उसको गूगल सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लर्निंग बेटा, कि मतलब हर चीज है ना, एक एक चीज ऐसी पढ़ाई नहीं जा सकती, बस आपको काम करने का तरीका बता दिया जाता है, और मोस्टली चीजें डिस्कस कर दी जाती है। लेकिन कोई चीज छूट जाती है तो वो आप लोग इजीली उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस। हाइबरनेट क्योंकि ओआरएम को सपोर्ट करता है ना, और ऑब्जेक्ट में इनहेरिटेंस होता है, मतलब हम लोग जो जावा की नॉर्मल क्लास होती है उसमें इनहेरिटेंस होता है। तो इनहेरिटेंस अगर हम लोग अप्लाई करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, तो उसके थ्रू ये टेबल कैसे क्रिएट करेगा, इसका हम लोग इसको देखते हैं। तो लेट्स क्रिएट। इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा? आगे बढ़ू ना मैं?
यस सर। सर हमने जो हाँ ज्वाइनिंग डेट लिखा था ना 2022 था ना सर वो? हाँ एक मिनट वो हाँ तो सर टेबल में चेंज है क्या? 2024 है क्या शायद, कि 22 ही है? 24 तो नहीं, 21 हो सकता है। एक मिनट में देख लेता हूँ, क्योंकि वो एक डेट कम लेता है वो। 24 आया था सर। यस। ज्वाइनिंग डेट 24 लिया है। आ, 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 हाँ, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर में कुछ वैल्यू को कम ज्यादा करता है वो, ये वाली डेट। तो उसमें हमको ना अप्लाई करना पड़ता है बेटा, -2 या इस टाइप का कुछ करना पड़ता है। हम्म, इसमें वैल्यू चेंज करता है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर में। ठीक है सर। ये 2022 आ गया। ये में कुछ होता है इसका, मतलब कुछ वैल्यू चेंज करता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो आप अपने कैलकुलेशन में उस हिसाब से कर लेना उसको, यस सर। आप अपने हिसाब से डाटा लाने के लिए, है ना। हम्म, ओके। न्यू जावा क्लास। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे। मैं एक क्लास बनाता हूँ प्रोजेक्ट नाम से, मॉड्यूल 6। प्रोजेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है एक क्लास, उसका नाम मैं देता हूँ मॉड्यूल। मॉड्यूल इसने प्रोजेक्ट को इनहेरिट करेगा, और मॉड्यूल को इनहेरिट करेगा एक क्लास। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया आपका टास्क, ठीक है। और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये चेंज करते हैं, बाद में करता हूँ मैं चेंज, पहले इस पे काम कर लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो हमने जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनाई है, और इसको हम लोग इनहेरिट भी कर रहे हैं। एक्सटेंड्स प्रोजेक्ट,
ठीक है, और टास्क एक्सटेंड्स मॉड्यूल। ठीक है, तो टास्क ने मॉड्यूल को इनहेरिट किया और मॉड्यूल ने प्रोजेक्ट को इनहेरिट किया। तो जब टेबल बनेगा बैकग्राउंड में, तो दो तीन टाइप से टेबल बनता है इसका। एक कि तीनों क्लास मिला के एक ही टेबल बना दे वो। दूसरा, हर क्लास का सेपरेट टेबल बना दे वो। और तीसरा, जो डिराइव क्लास होती है ना, उसका टेबल बना दे और बेस क्लास की प्रॉपर्टी उसमें लेके आ जाए। ठीक है, ये तीन तरीके से काम होता है। तो देखते हैं हम लोग इस पे काम करके। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट, हम लोग प्रोजेक्ट पे कुछ फील्ड इनपुट करते हैं। प्राइवेट इंट प्रोजेक्ट आईडी, और प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, ऑफ कोर्स इनका गेटर सेटर रहेगा। ये बना दिया। ठीक है, एनोटेशन एंटिटी हम लोग दे देते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट आईडी को प्राइमरी की भी दे देते हैं। ओके, और मैं यहाँ जनरेटेड वैल्यू भी देता हूँ, क्योंकि मेरे को इससे रिलेटेड एक चीज आपको बतानी भी है। मतलब मैं ये प्रोजेक्ट आईडी जो है ऑटो जनरेटेड भी कर दिया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग मॉड्यूल ले लेते हैं। मॉड्यूल में कुछ डेटा देते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम। ठीक है, इसकी गेटर सेटर बना देते हैं। एक ही फील्ड रखा हमने। इसके ऊपर भी एनोटेशन दे देते हैं, देना पड़ेगा आपको एंटिटी। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं, अगर मैं नॉर्मल प्रोग्राम रखता तो एंटिटी देते ही मेरे को एरर दे देता था। वो एक्सपेक्ट करता था आईडी भी दे दे भाई, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे इनहेरिट करके रखा हुआ है। मैं एक मिनट के लिए इसको हटा देता हूँ। देखो एरर आ गई, है ना। आईडी एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने इनहेरिट करके रखा हुआ है और आईडी बेस क्लास में मिली हुई है, तो मतलब वो आईडी ऑफकोर्स डिराइव्ड क्लास में एक्सेस हो जाएगी। तो इसलिए ये, मतलब ये पूरा मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है आपकी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को। ओके, अब हम एक टास्क ले लेते हैं यहाँ पे। प्राइवेट स्ट्रिंग टास्क नेम।
इसके ऊपर भी एनोटेशन एंटिटी दे देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग चाहे तो हर क्लास का सेपरेट टेबल बना सकते हैं, तो इसलिए हमको एंटिटी सभी पे देने की जरूरत पड़ेगी। चाहे तो हम एक ही टेबल में तीनों क्लास का डेटा भी ला सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा? इतना काम तो हमने कर दिया, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमको एक ही टेबल बनाना है या अलग अलग टेबल बनाने हैं? तो इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी है ना, मतलब एक एनोटेशन होता है। तो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर जो कि हमारा जो बेस क्लास होगा ना, वेरी प्रोजेक्ट क्लास के ऊपर हमें ये स्ट्रैटेजी देनी होती है इनहेरिटेंस की, यहाँ पे। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रेटेजी हाइबरनेट अपना टास्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ एक एनोटेशन देना होता है हमें, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है, और इस इनहेरिटेंस में स्ट्रेटेजी दी जाती है इनहेरिटेंस टाइप। देख रहे हैं आप लोग, तीन टाइप की स्ट्रेटेजी है, जॉइंट, सिंगल टेबल और टेबल पर क्लास। ठीक है, तो मान के चलिए मैं सिंगल टेबल बनाना चाहता हूं, मतलब तीनों क्लास का मिला के एक ही टेबल बना दो, खत्म, क्योंकि तीनों क्लास कनेक्टेड है। ठीक है, टेबल पर क्लास का मतलब हर क्लास का अपना टेबल होना चाहिए, मतलब तीन क्लास के तीन टेबल बना देना सेपरेट सेपरेट, और उनका डेटा अपने आप लेके जाओ अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, ज्वाइन जनरली हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग की बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है। जनरली हम उसको यूज करने का तरीका तब का है। ठीक है, जब हमारी बेस क्लास, क्योंकि उसका हम ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, तो उसका ऑब्जेक्ट परसिस्ट कैसे करेगा, है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो उसका जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो ओआरएम का कंसेप्ट ही फेल हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट को मैप कैसे करेगा जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं। तब क्या होगा कि हम सिर्फ चाहेंगे कि उसकी डिराइव्ड क्लास का टेबल क्रिएट हो इन दैट केस। ठीक है, क्योंकि डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो उस समय हम लोग ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी सिंगल टेबल। ये स्ट्रेटेजी बताएगी। अब देखिए, हालांकि हमने बाकी के क्लास पे भी एंटिटी एनोटेशन दिया है, बट इट डजंट मीन कि इसका ये टेबल बनाएगा, क्योंकि ये इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, इट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनके टेबल बनाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेटेजी चेंज कर देता, टेबल पर क्लास कर लेता, तो ये फिर इनके भी टेबल बना देता जिसकी एंटिटी दी हुई है। ओके, हाँ, तो अब हम लोगों को यहाँ पे काम करना है कि जिन क्लासेस के टेबल बनाने हैं वो हमारी तीनों भी हो सकती है, तो यहाँ पे तीनों का नाम देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट डॉट क्लास, मॉड्यूल डॉट क्लास और टास्क, मॉड्यूल डॉट क्लास और टास्क डॉट क्लास। ठीक है, हालांकि अभी तो हम लोग एक ही टेबल बना रहे हैं, लेकिन रखना आपको तीनों पड़ेंगे क्योंकि तीनों पे एंटिटी एनोटेशन अप्लाइड है। ओके, फिर बाकी ये काम वैसे ही है आपका। जो की पॉइंट है बेटा उसको समझा करो, हाँ? जैसे ये मैं बता रहा हूँ, इस पे ध्यान दो।
बाकी जो कॉमन चीजें है वो तो हर प्रोग्राम में हो ही रही है। यहाँ पे मुझे तीनों के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो प्रोजेक्ट p इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट। और इसका डेटा सेट कर देते हैं p डॉट सेट। प्रोजेक्ट आईडी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने फिलहाल उसको ऑटो जनरेटेड रखा हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, तो प्रोजेक्ट का नाम हम लोग दे देते हैं से हाइबरनेट प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर मॉड्यूल का नाम हम लोग मॉड्यूल दे देते हैं। मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट बना देते हैं m इक्वल टू न्यू मॉड्यूल और m डॉट सेट मॉड्यूल नेम। तो पहले हम लोग देते हैं प्रोजेक्ट नेम, है ना। स्प्रिंग प्रोजेक्ट। फिर स्प्रिंग का एक मॉड्यूल दे देते हैं हम लोग, सेट मॉड्यूल नेम। तो स्प्रिंग का हम लोग कोई भी मॉड्यूल दे सकते हैं जो पढ़ते हैं हम लोग, एओपी मॉड्यूल। एओपी मॉड्यूल। देन टास्क का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। टी डॉट सेट प्रोजेक्ट नेम। आईडी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ऑटो जनरेटेड है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ सिंपल जावा, कोर जावा का प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट। और टी डॉट सेट, उसका हम लोग मॉड्यूल नेम ले लेते हैं से कलेक्शन। और उस पे हम लोग टास्क दे देते हैं, सेट टास्क नेम एरे लिस्ट। ठीक है, देन बाकी ये काम वही है। सेशन डॉट सेव प्रोजेक्ट, सेशन डॉट सेव मॉड्यूल, सेशन डॉट सेव टास्क। और फिर सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। ठीक है, अभी हमने स्ट्रेटेजी कौन सी लगा रखी है, सिंगल टेबल। ठीक है, मतलब एक ही टेबल बनाएगा ये। रन फाइल।
रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसने टेबल एक ही क्रिएट किया जो कि बेस क्लास का टेबल था प्रोजेक्ट नाम से, और यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी डाल दिया, प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया, मॉड्यूल नेम डाल दिया, टास्क का नाम डाल दिया और प्राइमरी की दे दिया। अब कुछ बच्चे ऐसा पूछ सकते हैं कि सर यहाँ तो हमने एम्बेडेबल और एम्बेडेड तो किया ही नहीं कि दूसरी क्लास का रिकॉर्ड यहाँ पे। तो बेटा देखो ये जो एनोटेशन है ना, ये चीजों को ओवरकम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, अभी हमने इनहेरिटेंस किया है और स्ट्रेटेजी दे दी है, तो अब ये एम्बेडेबल और एम्बेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एम्बेडेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोगों को बात? जिसने क्वेश्चन किया था कि सर हमने वो आईडी क्यों नहीं किया था एम्बेडेड, यहाँ पे तो हमने एम्बेडेबल नहीं किया, क्योंकि हाइबरनेट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको हमने दे दी है कि इस पे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, अगर ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल हमको अगर एक क्लास के रिकॉर्ड को दूसरे क्लास के साथ मर्ज करना है, तब हमको वहां पे एम्बेडेबल और एम्बेडेड करना पड़ेगा। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखिए ये इसने एक प्रोजेक्ट नाम का टेबल बना दिया, और यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, इसने अपने तरफ से एक कॉलम क्रिएट किया है डी टाइप। ठीक है, ये एक प्रकार से इन डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए इसने ये कॉलम अपनी तरफ से बनाता है। ये इसका कोई हमने प्रोविजन नहीं किया था, लेकिन ये बना दिया इसने, ये डी टाइप। अदरवाइज प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, मॉड्यूल नेम और टास्क नेम, इतने ही हमारे कॉलम थे। तो डी टाइप में डेटा टाइप जो बनाया उसने, तो क्लास का नाम यूज कर लेता है ये, प्रोजेक्ट, मॉड्यूल, टास्क। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट आईडी 1 हाइबरनेट प्रोजेक्ट। आपने हाइबरनेट प्रोजेक्ट में मॉड्यूल नेम और टास्क नेम नहीं दिया था, तो उसको इसने नल नल पास कर दिया। दूसरा जो है मॉड्यूल डी टाइप, जो मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट बना के, मतलब आपने जिसका ऑब्जेक्ट बना के डाटा पास किया है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के जो डेटा पास किया उसमें सिर्फ हमने हाइबरनेट प्रोजेक्ट पास किया था, क्योंकि ये बेस क्लास है, ये डिराइव्ड क्लास की प्रॉपर्टी तो एक्सेस नहीं कर सकती थी ना, तो हमने यहाँ से मॉड्यूल नेम और टास्क नेम नहीं दिया था। लेकिन जब हमने मॉड्यूल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो वहां पे हमने उसका आईडी इसने 2 जनरेट किया, उसमें जो प्रोजेक्ट नेम हुआ वो है स्प्रिंग का प्रोजेक्ट था, और मैंने उसमें एओपी का मॉड्यूल दिया था, लेकिन उसमें हमने टास्क नहीं दिया था, क्योंकि टास्क उससे डिराइव थी, तो उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं हो सकती थी। बट द लास्ट वन, टास्क का ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया, तो इसमें प्रोजेक्ट आईडी 3 उसने अपने तरफ से R2 इंक्रीमेंट कर दिया। जावा का प्रोजेक्ट था, इसमें हमने मॉड्यूल कलेक्शन दिया था, और उसका टास्क नेम एरे लिस्ट हमने दिया था, क्योंकि ये तो सारों की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकती थी, क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास थी। तो इस तरीके से ये डाटा अरेंज कर लेता है, और ये फ्यूचर पर्पस के लिए खुद को एक्सेस, आप जब भी जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे जब गेटर मेथड से कॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये डाटा उसका उठा के दे देगा। समझ में आ रहा है? मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और गेटर मेथड कॉल करेंगे, तो आपको ये स्प्रिंग प्रोजेक्ट और एओपी मॉड्यूल देगा। टास्क का ऑब्जेक्ट बना के काम करेंगे तो ये देगा। ये डी टाइप से आपको वो आइडेंटिफाई कर लेगा इजीली। ठीक है, सेकंड स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं हम लोग। कि मैं चाहता हूं कि सारे टेबल के अलग अलग, सॉरी, अलग सारी क्लास के अलग अलग ये बन जाए। चलो पहले मैं एक जॉइंट अप्लाई कर देता हूँ, हालांकि जॉइंट इस केस में जनरली यूज नहीं किया जाता, लेकिन मैं, क्या हुआ,
ज्वाइंट, इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को। स्ट्रैटेजी इक्वल टू इनहेरिटेंस टाइप ज्वाइन कर दिया। बाकी कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। ये देखिए, इसने टेबल जो बनाया है, एक मॉड्यूल का टेबल बनाया, मॉड्यूल नेम, प्रोजेक्ट आईडी, ये दो चीज इसमें दिया है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट आईडी को हमने प्राइमरी की देके रखा हुआ है। ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट में देके रखा है। प्रोजेक्ट नाम का टेबल बनाया, इसमें प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम दे रखा है। ठीक है, प्राइमरी की प्रोजेक्ट आईडी। टास्क में इसने टास्क नेम, प्रोजेक्ट आईडी दी है, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट आईडी ही है। अब चूंकि यहाँ पे कोई भी क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसने सारी क्लास के इसमें बना दिया। और इसके बाद अल्टर किया उसने मॉड्यूल को, एक कंस्ट्रेंट पास किया फॉरेन की का, इन टेबलों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट आईडी मतलब ये फॉरेन की के लिए उसने और फिर टास्क में भी फॉरेन की अप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसके बाद रिकॉर्ड, तो यहाँ पे भी इसने बनाया तीनों ही है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे कोई कंसेप्ट है नहीं इसमें, इस प्रोजेक्ट में। तो हियर इज टास्क, मॉड्यूल एंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नाम का टेबल मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ देखिए प्रोजेक्ट आईडी 123 और सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम दिया है, हाइबरनेट प्रोजेक्ट, स्प्रिंग प्रोजेक्ट और जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम लोग मॉड्यूल पे आते हैं, तो इसमें मॉड्यूल नेम, एओपी मॉड्यूल और कलेक्शन मॉड्यूल, और प्रोजेक्ट आईडी से रिफर कर दिया। देखो इसने टू एओपी मॉड्यूल सेकंड नंबर के प्रोजेक्ट आईडी से कनेक्टेड है, और कलेक्शन जो है थर्ड नंबर के प्रोजेक्ट आईडी से कनेक्टेड है। ठीक है, टास्क में एक ही देगा, एरे लिस्ट, जो कि थर्ड नंबर के प्रोजेक्ट आईडी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्यूटीफुली इसने अपने तरफ से टेबल बना दिए। अब मैंने जैसे बताया कि ये जनरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए यूज होता है ज्वाइन। अब हम लोग यूज करते हैं टेबल पर क्लास, थर्ड स्ट्रैटेजी। टेबल पर क्लास, ओके। तो टेबल पर क्लास में एक थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये हर क्लास का अपना टेबल बनाने वाला है एक चीज, लेकिन इसमें
एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट ये है कि आप जनरेटेड वैल्यू यानी ऑटो जनरेटेड की नहीं दे सकते, आपको की पास करनी पड़ेगी मैन्युअली। अगर आपको इनहेरिटेंस में सारी क्लास के टेबल बनाने हैं तो यहां मैं लिख देता हूं डोंट यूज annotated generated value annotation। मतलब ये नहीं कर सकते। अब ये नहीं कर सकते मतलब की आपकी ऑटो जनरेट नहीं होगी। तो यहाँ पे अब हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मतलब प्रोजेक्ट आईडी डालनी पड़ेगी, p डॉट सेट प्रोजेक्ट आईडी। मान के चलिए इसका मैंने 101 डाल दिया। m डॉट सेट प्रोजेक्ट आईडी 102 डाल दिया और t डॉट सेट प्रोजेक्ट आईडी 103 डाल दिया। ठीक है, इतना चेंज आपको करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रेंट है इसमें। ओके, तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब टेबल है तो उसको डिलीट करता है कि नहीं करता देख लेते हैं यार। हम्म, अब आप लोगों को डाटाबेस के में पता ही होगा ना, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आ गया। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब अगर कोई दो टेबल प्राइमरी की और फॉरेन की से कनेक्टेड है तो उनको डिलीट करने का तरीका क्या है? आप यहाँ पे प्रोजेक्ट टेबल को मुझे लगता है डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो आईडी है दूसरी जगह फॉरेन की के रूप में यूज हो रही है। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली डिलीट द बेस क्लास टेबल। देखो, अनेबल टू एग्जीक्यूट कमांड प्रोजेक्ट को डिलीट करने का। तो कैसे करना होगा? सबसे पहले हमको टास्क डिलीट करना होगा। देन मॉड्यूल डिलीट करना होगा। देन प्रोजेक्ट डिलीट करना होगा। ठीक है, अब जाके ये प्रोग्राम चल पाएगा। इंसर्ट हो गया। देखा होगा ना आप लोगों के प्रैक्टिस में, आया कि नहीं आया? कभी आपने कोई टेबल ऐसा डिलीट करने की कोशिश किया तो फॉरेन की वजह से डिलीट नहीं होता रहा होगा? किसी को एक्सपीरियंस था ऐसा? या पढ़ने में आपको बताया गया हो पढ़ाते समय? नहीं सर। हाँ बेटा, क्या होता है ना, जैसे
कनेक्टेड रहा कोई टेबल, है ना, कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, प्राइमरी और फॉरेन की से कनेक्ट होते हैं। तो अगर आप जो टेबल की फॉरेन की बनी हुई है, मतलब प्राइमरी की को रेफरेंस लेते हुए फॉरेन की बनी हुई है, तो आप उस टेबल को डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि वो जिसने उसको रिफर किया है, जहां पे फॉरेन की बनी है, पहले उन टेबलों को डिलीट करना पड़ेगा। यानी क्या होता है ना, जैसे मैं अगर बोलूँ आपको तो थोड़ा सा लेमन वे में, कि अगर एक आदमी को बोले कि मैं तेरे को गोली मार देता हूँ, तो वो तकलीफ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने आ जाते हैं उसके बच्चे, कि यार मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना। तो अगर उसकी वो तकलीफ खत्म करनी है ना, तो सबसे पहले उनके, मतलब आपको बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, मतलब अगर उसके बच्चे ना हो तो फिर उसको मरने में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वो उसको रिफर कर रहे हैं, है ना, मेरा जो कहने का मतलब है, जो चाइल्ड्स है, किड्स है, वो रिफर कर रहे हैं, तो उसको क्या होता है कि उसकी उनकी चिंता रहती है, इस वजह से वो चाहता है कि यार मैं भी जिंदा रहूं अपने बच्चों के लिए। तो अगर उसको हटाना है दुनिया से, तो पहले उनके बच्चों को हटाना पड़ेगा। जब उसको समझ में आ जाएगा, जैसे आप बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं ना, कि जो खलनायक होता है वो पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है, उसके बाद में जो हीरो होता है वो काफी वायलेंट हो जाता है ना, अब उसको सब चलते, ठीक है। और जब तक सारा परिवार रहता है तो एक बहुत सिंपल सा इंसान रहता है, काइंड ऑफ। ये जो मसाला बॉलीवुड मूवी में आप लोग अक्सर ये देखते होंगे। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे है कि जो प्रोजेक्ट था वो, उसके दो बच्चे भी थे, मॉड्यूल और टास्क। तो उसको डिलीट करने जाओ तो उसको तकलीफ हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हमने सबसे छोट जो डिराइव्ड क्लास थी टास्क, उसको डिलीट किया, फिर मॉड्यूल को डिलीट किया। अब टास्क के पास में कुछ नहीं, प्रोजेक्ट के पास में कुछ ऐसा नहीं बचा कि जिसके लिए उसको जीना था, भी वो भी निकल लिया। अभी समझ में आया, ये Yes, होता है। sir. Yes, sir. हम्म। तो आप देखिए, इस बार भी इसने 3 टेबल बनाए हैं, लेकिन थोड़ा सा अब ना स्टाइल अलग होगा टेबल का, जॉइंट समान नहीं होगा। तो मैं वन बाय वन देखता हूँ। देखिए प्रोजेक्ट आईडी में जब ज्वाइन में क्या किया था, तीनों प्रोजेक्ट दे दिया था इसने। सिर्फ मतलब प्रोजेक्ट टेबल में सिर्फ हाइबरनेट, मतलब जो उस क्लास में फील्ड है उसी का उसने कॉलम बनाया है, ठीक है। जो क्लास में फील्ड है उसी का कॉलम बनाया है। तो क्लास में प्रोजेक्ट के आईडी था और प्रोजेक्ट का नाम था, वो दे दिया इसने। फिर इसके बाद मॉड्यूल पे आएंगे, तो इसने खुद के और बेस क्लास के, देखो प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, मैंने बेस क्लास की प्रॉपर्टी भी इसकी खुद की हो जाएगी, और इसका खुद का मॉड्यूल नेम। ये 3 कॉलम का इसने फील्ड बना दिया। मॉड्यूल के लिए तो नंबर ऑफ पैरामीटर 3 हो गए ना, वेरिएबल 3 हो गए, 2 ऊपर से आ रहे हैं प्रोजेक्ट के पास से और एक खुद का, ठीक है। वही अब टास्क में कितने कॉलम होंगे बताएंगे आप में से कोई? 4। हाँ, हाउ मच? 4 सर। एग्जैक्टली 4, पक्की बात। प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम प्रोजेक्ट से आ गया, मॉड्यूल नेम मॉड्यूल से आ गया, और टास्क नेम। तो ऐसे 4 कॉलम बनेंगे इसके। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजी, सिर्फ वो एक लाइन लिखने से हाइबरनेट देखो अलग अलग स्टाइल के टेबल आपको बना के दे देता है। ओके, अब मुझे आप लोगों को यार ये बताना है, मैपिंग वगैरह, मैपिंग बताना है। आप बताइए, आज हाइबरनेट फिनिश करना है कि नहीं? क्योंकि अभी भी 3 मैपिंग मुझे पढ़ाना बाकी है।
वन टू वन टू मैनी टू मैनी। कल करते हैं। कि आज के लिए सफिशियंट है? Yes. आप लोगों की इच्छा पर डिसीजन लूंगा। हाँ सर, व्हाट? यस। आज के लिए Today. क्या मैं ढंग से सुन नहीं पा रहा हूँ? आज के लिए कल कंप्लीट sufficient करेंगे है। सर। कल कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज इतने काम कर लो, क्योंकि अब सिर्फ हम लोगों का मैपिंग का पार्ट बचा हुआ है। मैपिंग में 3 टाइप की मैपिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो तीनों मैपिंग हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तीनों मैपिंग नहीं होगी। अगर आज खत्म करना है तो फिर मैं आपका ये वाला भी टाइम लूंगा, लैब का भी टाइम लेना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा। तो बेटर हम लोग कल कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर। Yes, sir. हाँ, तो बेटा आप लोगों का टी टाइम चालू करो, और हम लोग 4 बजे मिलते हैं, 4:15 बजे। ठीक है, और जिसको Yes, sir. करना है प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ से फाइलें भेज रहा हूँ आपको। नो, आई एम क्विटिंग। मैं मिल रहा हेलो हूँ 4:15 बजे। यस 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 यस। सर, एक क्वेश्चन था। सर, ये हाँ जो हाइबरनेट का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ एसक्यूएल डेटाबेस के हाँ लिए बेटा, इम्प्लीमेंट होगा ना? कोई भी डेटाबेस, डेटाबेस बैकएंड में कोई भी रह सकता है। वो नो डायलेक्ट एसक्यूएल। डिसाइड करता है। ये जो ओके, एसक्यूएल डेटाबेस का मतलब है कि आप नो एसक्यूएल डेटाबेस और एसक्यूएल डेटाबेस इसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ यानी मोंगोडीबी के लिए यूज होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, हाँ। हाँ नहीं, मोंगोडीबी के लिए यूज होगा या एसक्यूएल के लिए यूज होगा। बाकी डेटाबेस बैकएंड में एसक्यूएल का कोई भी हो सकता है, ओके। जावा डीबी हो, ओरेकल हो, माइस्क्यूएल हो, पोस्टग्रेसक्यूएल हो, जो भी हो। ठीक है, हम्म, क्योंकि मोंगोडीबी का तो आप पता है ना कि वहां पे मतलब ये इसमें अभी हमने जो पढ़ाई था हाइबरनेट में, कि ये एसक्यूएल बनाता है ना, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज बनाता है। और मोंगोडीबी एसक्यूएल तो यूज करता ही नहीं है, मतलब कोई क्वेरी यूज नहीं करता। ठीक है, तो वो अलग कंसेप्ट हो गया उसके, वो हाइबरनेट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। गुड क्वेश्चन। ठीक है, कंफर्म यही था ना आपके, नो एसक्यूएल डेटाबेस और एसक्यूएल डेटाबेस, यानी हाँ हाँ, वही मोंगोडीबी था। और माइस्क्यूएल के बीच में। हम्म, हाँ, तो मोंगोडीबी को ये सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ठीक। थैंक यू।